हेलो, जय हिंद एवरीबॉडी। क्या हाल है सारे भाइयों के। उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई आज अपना अपना जो दूसरा पार्ट है फिजिक्स का, वो अपना शुरू कर रहे हैं। जहाँ से मैंने पहले छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि दिस इज़ एन सीरीज़। और सीरीज़ को मैं जहाँ से छोड़ूंगा वहीं से कंटिन्यू करूँगा। आपको भी जो आपने पहले पढ़ा तो वहीं से आप आगे पढ़ना शुरू करना भाई, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ है बेसिकली। मैं आपको बताऊँ, सारा सिलेबस मैं आपको फ्री कराऊंगा जो बड़ी बड़ी कोचिंग के अंदर कराया जाता है ना। आप जाते हो देहरादून, आप जाते हो दिल्ली के अंदर, कहीं भी जा रहे हो आप, वहाँ पर आप पढ़ रहे होते हो, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फ्री पढ़ा रहा हूँ, कोई बैच आपको नहीं लेना। बस छोटा सा जो एक आपकी तरफ से कुछ मैं डिमांड करता हूँ वह थोड़ा सपोर्ट, और कुछ मैं यहाँ पर डिमांड नहीं करता। तो अगर सपोर्ट मिलता है तो भाई मैं खुश रहूँगा, और कुछ नहीं है भाई। मुझे खुशी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये अपना जो है फिजिक्स हमने पूरी करने वाले हैं। फिजिक्स में मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज क्यों नहीं बांट रहा, इसका रीज़न है क्योंकि भाई ये ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अपना ज्योग्राफी हो गया, अगर आप ये टॉपिक वाइज बांट के चलोगे तो यार मज़ा नहीं आएगा। आप समझो कि एक सीरीज़ है और आप सारे सीरीज़ के नोट्स बनाओ, बस जैसे पढ़ा रहा हो वैसे नोट्स बना लो। तो फिजिक्स में यहाँ मैं आ चुका था, मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर कुछ बातें बताई थी, ग्राफ वगैरह बताया था मैंने आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बताया था, यूनिफॉर्म मोशन में आपको सब बता देता। ठीक है। तो आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो होगी कुछ सवालों से। इन सवालों से मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो इन सवालों से आपको सारे कॉन्सेप्ट को एक एक कर कर पढ़ना है। सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने है, ये रहा। इस सवालों से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको फिर क्लियर कराऊंगा। सबसे पहला यहाँ पर एस दिया गया है। अब एस क्या है भाई, आपका डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है टाइम के रिस्पेक्ट में, 3t² प्लस 5t+6, ये आपको दिया गया है। इसने पूछा वेलोसिटी 1 सेकेंड में कितनी है। तो पहली बात तो वेलोसिटी बताओ क्या होती है भाई। वेलोसिटी आपकी क्या होती है, वेलोसिटी आपकी होती है, थोड़ा बढ़ा दूँ, कैसे बढ़ा दे। वेलोसिटी आपकी जो होती है, बताओ, वेलोसिटी होती है भाई डिस्टेंस, ds/dt, ds/dt, या कुछ और होती है। हाँ, वेलोसिटी होती है भाई ds/dt। ds क्या होता है भाई, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, या फिर हम इसे डेल्टा s बाई डेल्टा टी बोलते हैं। क्या ये मैं आपको सारे फॉर्मूले के अंदर बता चुका हूँ, ये आपको सारे फॉर्मूले के अंदर बता चुका हूँ कि v आपकी होती है ds/dt या फिर डेल्टा s बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पर ds/dt, डेल्टा s बाई डेल्टा टी नहीं लेने वाला, क्योंकि डेल्टा s बाई डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा s बाई डेल्टा टी पता क्या होता है, ये आपका तब लगता है जब आपके पास जर्नली आपको दिया गया होता है कि यार 5 सेकंड में, कि भाई यहाँ पर ना जब भी कुछ कोई चीज़ आपको इस वेरिएबल की तरह दी गई होगी ना, ऐसे वेरिएबल की तरह दी हुई है, तो इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन लगना है, यानी कि ds/dt यहाँ पर आपका लगना है। अब डिफरेंशिएशन लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई डिफरेंशिएशन करते कैसे है। इस ds/dt को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। अब हमारे अंदर t का वेरिएबल है यहाँ पर, तो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ s करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू t। सवाल हमारा यहाँ पर ये आता है कि यार डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंशिएशन करते कैसे है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। ये छोटी सी इक्वेशन आप सभी के सामने आनी है, मतलब कोई ऐसी हार्ड इक्वेशन नहीं आएगी आप सभी के सामने, छोटी मोटी इक्वेशन आपके सामने आएगी, आपको सॉल्व करनी है। डिफरेंशिएशन में सबसे पहला बेसिक पार्ट जो होता है ना, वो होता है कि भाई पावर को नीचे उतारो और एक पावर कम कर दो ऊपर। समझो, पावर को नीचे उतारो और एक पावर कम कर दो। तो जैसे ही मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा, तो भाई मैंने पावर को नीचे उतारा तो 3 दूनी 6, पावर को अगर मैं नीचे उतारा तो भाई 2 का अगर मैं नीचे उतारा तो क्या बन गया भाई, 3 दूनी 6, टी, ऊपर मैंने एक पावर कम करी तो t⁻1 प्लस 5, t⁻1 था, पावर को नीचे उतारा तो 5, ठीक है, एक घटाया तो 0, तो t⁻0 क्या बन गया 1। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो भाई ये आपकी इक्वेशन बन गई 6t प्लस 5। तो t कब पूछा है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में पूछा कि 1 सेकेंड में कितनी इसकी वेलोसिटी है। तो t की जगह 1 डाल दो, t की जगह 1 डालने के बाद क्या आ जाएगा आपका 11, तो 11 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया भाई। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर करा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको पावर को नीचे उतारना है और ऊपर एक पावर कम कर देनी है। आपको पावर को नीचे उतारना है, ऊपर एक पावर कम कर देनी है, और यहाँ पर कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 0 होता है। तो जैसे मैंने पावर को नीचे उतारा तो 3 दूनी 6, पावर एक कम कर दी t प्लस 5, पावर एक कम कर दी, 1 मिनट, पावर एक कम कर दी, क्या बन गया, गर्मी हो रही है भाई, पावर एक कम करें तो क्या बन गया भाई 5,
और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अगर मैंने टी की जगह डाला 1 तो कितना आ जाएगा 11 मीटर पर सेकंड आपकी हो जाएगी वेलोसिटी। ये आपका पहले का आंसर हो गया। दूसरा आप सभी के सामने इक्वेशन है, एक्सेलरेशन दी हुई है 3t² + 2t + 5। अब इसमें आपका वेलोसिटी पूछ लिया, इसमें आपका क्या पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया एट t = 1 सेकंड पे। तो यहाँ पर ना आपको उल्टा पूछा गया है। क्या आप सभी को पता है भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। लेकिन आपसे v पूछ लिया तो क्या करोगे, आपको पता है भाई वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है ds/dt। लेकिन आपको यहाँ पर उल्टा पूछ लिया, आपको v से s पूछ लिया, कैसे निकालोगे। ऐसी कंडीशन के अंदर जैसे आपको उल्टा पूछा होता है ना, तो आपको लगाना है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप मैथ के अंदर पढ़ोगे, पढ़ा होगा आपने, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपका वेलोसिटी पूछा गया है और आपको एक्सेलरेशन दे रखी है, यानी कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशिएशन का रिवर्स लगना है, दैट इज इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स आपका इंटीग्रेशन होता है। तो मैं अगर इंटीग्रेशन की बात करूँगा ना, तो इंटीग्रेशन में ना एक फॉर्मूला होता है, अगर मैंने x की पावर n का मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या करता हूँ, x की पावर n+1 एक पावर ऊपर बढ़ा देता हूँ और अपॉन में भी n+1 कर देता हूँ। ऐसे बनता है डिफरेंशिएशन का एक बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैंने बोला 5 का डिफरेंशिएशन कर तो पता क्या लिखोगे, 5 का सॉरी अगर मैंने बोला 5 का इंटीग्रेशन कर तो आप क्या लिखोगे, 5 का इंटीग्रेशन होता है 5t। मैं वो बोला 5 का डिफरेंशिएशन कर तो भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को उल्टा होता है। अगर मैं 5 का डिफरेंशिएशन पूछे तो आपने बताया भाई 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है। मैंने 5 का इंटीग्रेशन पूछा तो आपने क्या होता है कि 5 का इंटीग्रेशन 5t होता है, तो ऐसे आपने बताया। मैंने पूछा 5t का पता क्या होता है, मैंने पूछा भाई 5t का पता इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई 5 तो कांस्टेंट है, ऐसे लिख दे, t की एक पावर बढ़ा, t की पावर 2 कर और वो पावर को नीचे लिख दे, 5t² / 2 आपका इंटीग्रेशन हो गया। मैंने पूछा भाई मुझे इंटीग्रेशन बता, तू बता 3t² + 2t का बता इंटीग्रेशन क्या होता है। आप बोलोगे भाई 3 को ऐसे कैसा लिख दे, t में एक पावर बढ़ा दे और नीचे वो पावर लिख दे। सिमिलरली 2 का ऐसे कैसा लिख दे, t में एक पावर बढ़ा दे ऊपर और नीचे वो पावर लिख दे। तो 2 से 2 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, क्या आ गया आपका इंटीग्रेशन t³ + में t²। क्लियर है भाई, ये आपको हो गया इंटीग्रेशन। अब मैंने बोला चलिए इसे हटा, अब मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन कर। अब मेरे हिसाब से आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। मैंने बोला बस इसका डिफरेंशिएशन कर दे तू, तो तू बोलेगा भाई सुन, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर को नीचे उतारना है। तो पावर नीचे उतारे तो बन गया 3 दूनी 6, पावर नीचे उतारे तो बन गया 3 दूनी 6, ऊपर पावर 1 कम कर दे, दो में से एक कम करा 1। ऐसे आपने पावर को नीचे उतार, 1 है ऊपर तो नीचे उतारेगा 2, पावर 1 कम करा तो t की पावर 0 हो जाएगी, और t की पावर 0 कितनी होती है, 1 होता है। तो 6t + 2 आपका बन गया यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन। तो मैंने यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल है 3t² + 2t + 5। इसमें अगर मैंने बोला भाई इसका तू पहले इंटीग्रेशन कर, क्योंकि हमें निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो आपको डिफरेंशिएशन का उल्टा करना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन में अगर आपको निकालना है वेलोसिटी तो इंटीग्रेशन करो इस पार्ट का। आप बोलोगे भाई 3 को ऐसे कैसे लिख ले, t में एक पावर पर बढ़ा दे और नीचे पावर लिख दे 3। सिमिलरली 2 के ऐसे कैसे लिख ले, t में एक पावर बढ़ा दे 2, नीचे लिख दे यहाँ पर 2। 5 को इंटीग्रेट करेगा तो 5t लिख देगा, ठीक है ना, खत्म। 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म। तो क्या बन गया अल्टीमेटली, t³ + t² + 5t, ये बन गया आपका। अरे यार थोड़ा गलत लिखा जा रहा है, पर ठीक है आप ऐसे लिखो, मेरी पेन थोड़ी सी खराब है इस मामले में। t = 1 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, t = 1 पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। तो 5 1 और 5 6 और 7, तो यहाँ पर 7 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब जो आपकी स्टेटमेंट आई ना यहाँ पर, ये जो आपका आया पूरा t³ + t² + 5t, इसमें अगर आप इसे वापस इंटीग्रेट करोगे तो भाई फिर आएगा आपका एक्स डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद इस डिस्प्लेसमेंट में आपको t = 1 डालना है, और t = 1 डालने के बाद डिस्प्लेसमेंट में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्त, क्लियर है, बढ़िया। अभी मेरी बात सुनो ध्यान से, अभी आपको निकालना है भाई क्या, अभी आपको निकालना है भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में फ़र्क क्या होता है। देखो मेरे भाई, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट बड़ी होते छोटी होते, डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है या फिर छोटी होती है। आप बोलोगे भाई आपने पहले बताया था हमें कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है या फिर बराबर होती है। तो अगर बराबर होती है उसके रिस्पेक्ट में स्पीड भी, एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी या फिर बड़ी होगी, क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस से, क्योंकि आपकी डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी है भी बराबर है। तो सिमिलरली एवरेज स्पीड भी वेलोसिटी से है तो बड़ी होगी फिर बराबर होगी। ये है बड़ी और बराबर का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा साइन है खत्म। इसका मतलब है कि एवरेज स्पीड अगर मैं डिवाइड में लेके जाऊंगा भाई, अगर मैंने लिखा कि एवरेज स्पीड हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू वेलोसिटी होती है, तो अगर मैं इसे नीचे लेके जा रहा हूं तो स्पीड अपॉन वेलोसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। क्या इस इक्वेशन से कोई भी सवाल आएगा मैं हल कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकता हूँ। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, कोई भी सवाल आएगा तो आप हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है खत्म। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है और आपको दो स्पीड दे रखी है कि भाई आपके पास स्पीड है v1 और v2, आपको निकालने एवरेज स्पीड, तो कैसे निकालोगे? 2v1 अपॉन v1 प्लस v2, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 करके आप एवरेज स्पीड को निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ऐसे करके आप एवरेज स्पीड को निकाल सकते हो। दूसरा, इफ इक्वल टाइम पीरियड इज देयर सो हाउ डू विल फाइंड द एवरेज स्पीड। तो अगर इक्वल टाइम पीरियड आपको दिया गया है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको v1 प्लस v2 अपॉन 2 आपको कर देना है, यानी कि दोनों स्पीड को जोड़ो उसका आधा कर दो, दोनों स्पीड को जोड़ोगे उसका आधा कर दो, तो आपको क्या आ जाएगा? आपको आ जाएगा एवरेज स्पीड, अगर आपका इक्वल टाइम आपको दिया गया है खत्म। अगर आपको निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? ये होती है मेरी वेलोसिटी दूसरे बंदे के रिस्पेक्ट में क्या है, या फिर दूसरे बंदे की वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में क्या है। तो मतलब ये रिस्पेक्टिव टर्म है, ये रिलेटिव टर्म है, मेरे हिसाब से दूसरे की वेलोसिटी कितनी है। अगर मानने की बात है मैं गाड़ी में हूं और कोई आदमी चल रहा है सड़क पर, तो मैं गाड़ी के अंदर हूं, तो मेरी वेलोसिटी उस बंदे के रिस्पेक्ट में क्या है? दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, अगर मैंने पूछा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि मैंने पूछ रहा हूँ कि वेलोसिटी ए की कितनी है बी के रिस्पेक्ट में, इसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर वी की वेलोसिटी ए की बी के रिस्पेक्ट में मैंने पूछी, तो आप वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी करोगे तो आपकी आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस पी बी। ठीक है, ऐसे अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी पूछ रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप बोलोगे भाई वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। फॉर एग्जाम्पल ए की वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड, बी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कैसे निकालोगे? वेलोसिटी ऑफ ए डाल दो 50, माइनस में माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कर दो 20, आ जाएगा 30, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या करना है? वी बी माइनस वी ए, तो वी बी कितनी है 20 माइनस वी ए कितनी है 50, तो 20 माइनस 50 माइनस 30 मीटर पर सेकंड आपकी आ गई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब कॉन्सेप्ट है ऑपोजिट डायरेक्शन का, अगर दो बंदे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी क्या वेलोसिटी होगी? आसान है, अगर ए की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड और बी की आपकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड, लेकिन ए जा रहा है इस डायरेक्शन में, बी जा रहा है इस डायरेक्शन में। अब निकालनी है हमें वेलोसिटी ऑफ बी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो पहली बात तो वेलोसिटी ऑफ ए करोगे दैट इज 30 मीटर पर सेकंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होती है? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अब वी ए हमने डाला माइनस वी बी। अब देखो वी बी अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? हमें एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना होता है, तो अगर एक को पॉजिटिव मानना है दूसरी अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर मैंने ए वाली डायरेक्शन को माना पॉजिटिव तो बी वाली डायरेक्शन ऑटोमेटिकली हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर ए की डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी है और बी की नेगेटिव मानी है, तो जब मैं वी बी डालूंगा ना तो मैं नेगेटिव ही डालूंगा, तो मतलब मैं वी बी को माइनस वी बी करके डालूंगा। तो अगर मैंने वी बी को माइनस वी बी करके डाला तो क्या हो जाएगा? वी ए प्लस वी बी हो जाएगा, यानी कि दोनों वेलोसिटी आपकी ऐड हो जाएगी। जब मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहा हूं, होता कितना है? वी ए माइनस वी बी, पर वी बी आपकी ऑलरेडी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वी बी की जगह डालो माइनस वी बी, तो क्या हो जाएगा? वी ए प्लस वी बी। अगर निकालना है हमें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, डालना पड़ेगा वी बी माइनस वी ए, लेकिन वी बी तो हमारी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो अगर हमारी वी बी नेगेटिव है तो हम क्या डालेंगे? माइनस ऑफ वी बी माइनस वी ए। क्लियर है? अरे बड़े सिंपल सी बात है, वी ए माइनस वी बी था यहाँ
यहाँ पर वी बी माइनस वी ए था। अब वी बी तो हमारी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो अगर वी बी हमारी ऑलरेडी नेगेटिव है, हमने क्या डाला माइनस वी बी माइनस वी ए, ये आपकी होगी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ए भी कैसे हो गई थी ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर है, ये बता दिया मैं आपको, बता दिया पूरा आपको। अभी हम निकालते हैं स्लोप, क्या दिखाते हैं क्या है। अगर आपको दिया गया एसटी ग्राफ, ये मैंने आपको बताया भी था लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको दिया गया एसटी ग्राफ और एसटी ग्राफ के स्लोप आपके पास है, तो एसटी ग्राफ के स्लोप यानी कि स्लोप का मतलब क्या होता है भाई, डी एस बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी क्या बताती है, स्लोप क्या बताई होगी आपकी, वेलोसिटी। तो एसटी ग्राफ की स्लोप जो कि आपकी डी एस बाई डी टी होती है, ये बताती है आपकी वेलोसिटी। वीटी ग्राफ की स्लोप जो कि आपकी डीवी बाई डी टी होती है, ये बताती है आपकी एक्सेलरेशन। तो अगर आपकी स्लोप पॉजिटिव है, अगर स्लोप मतलब क्या होता है, चढ़ाई होती है, अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि या तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अगर एसटी ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर वीटी ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है तो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है, ये नेगेटिव स्लोप होती है ऐसे, अगर स्लोप नेगेटिव है तो बन जाता है तो वेलोसिटी नेगेटिव या फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव, डिपेंड करता है ग्राफ कौन सा है हमारे पास। और स्लोप आप निकालते कैसे हो, स्लोप निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और स्लोप को हम लोग टेन थीटा भी बोलते हैं। बड़ा यार देखो सिंपल सी बात है, अगर ये आपकी स्लोप है तो ये जो एक्स एक्सिस पे एंगल बना रहे हैं थीटा, तो ये टेन थीटा जो हमारे पास है, थीटा बोलो टेन थीटा बोलो, तो ये टेन थीटा आपकी स्लोप होती है और कुछ नहीं होती। ये जो आपकी नेगेटिव स्लोप भी आ रही है ना, तो जो यहाँ पर टेन थीटा बना रही है ये आपकी नेगेटिव स्लोप भी होती है, ये भी आपकी स्लोप भी होती है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, अगर आपके पास दो वैल्यू दी गई है y2 और y1, तो y2 माइनस y1, ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि y2 माइनस y1 के रिस्पेक्ट में और x2 माइनस x1 के रिस्पेक्ट में। या फिर इसे हम लोग बोलते हैं, अगर मैं बात करूँ इंस्टेंटेनियस के बारे में, तो इसे हम लोग बोलेंगे dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, या बोलो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, यानी कि डिफरेंस ऑफ, ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ वाई, जो हमारे पास वाई की दो वैल्यू है, अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स, जो हमारे पास एक्स की दो वैल्यू है, उनका डिफरेंस आपका स्लोप होता है, हमारा टेन थीटा होता है। अब बात करता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप कब होती है। अगर आपका थीटा 90 डिग्री से कम है तो आपकी हो जाएगी भाई वो पॉजिटिव स्लोप। अगर ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है, ये आपका 90 डिग्री से कम है, तो भाई ये है पॉजिटिव स्लोप। और जैसे ही आपका जो थीटा, जैसे आपका थीटा रहा वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया, अब ये जो थीटा है यहाँ से, ये एक्चुअल आपका एंगल है, एंगल ये नहीं है, ये एंगल नहीं है आपका, एंगल यहाँ से, आप एंगल हमेशा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से आप मेजर करते हो। तो अगर आपकी ऐसी स्लोप आपकी आ रही है ना, तो जो एंगल यहाँ बना रही है, ये जो एंगल बना रही है यहाँ से, ये पूरा एंगल, ये थीटा, ये टेन थीटा अगर आपका 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो भाई ये आपकी हो जाएगी नेगेटिव स्लोप और कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपकी पॉजिटिव स्लोप है ये थीटा, तो ये आपकी नेगेटिव स्लोप है बिकॉज यहाँ पर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है। क्लियर होगी बात। अगर आपके पास दो ग्राफ को दिए गए हैं, एस टी ग्राफ आपके सभी के सामने है, वी टी ग्राफ आप सभी के सामने है, आप मुझे बताओ इसके अंदर क्या क्या आपको, अब मैं से बहुत सारी बात आपको बताऊंगा। नंबर वन चीज, एस टी ग्राफ की स्लोप क्या देती है आपको, वेलोसिटी। डी एस बाई डी टी क्या देगी आपको, डी एस बाई डी टी क्या देगी आपको, वेलोसिटी। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, अगर मैं एस टी ग्राफ की, हाँ अगर मैं यहाँ पर एस टी ग्राफ की जगह वी टी ग्राफ लिख रहा हूँ, तो वी टी ग्राफ की स्लोप आपको क्या दे रही है, वी टी ग्राफ की स्लोप आपको दे रही है एक्सीलरेशन। डी वी बाई डी टी क्या देगी भाई आपको, एक्सीलरेशन। ठीक है, मुझे देख के बताओ इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन जब ये ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है, इस टाइप की आपकी स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब हो रहा है कि वहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्लियर। अब मुझे बताओ यहाँ पर वी टी ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है। स्लोप आपके यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर जो आपका एंगल है ना कि 90 डिग्री से बड़ा है। तो अगर आपकी स्लोप यहाँ पर नेगेटिव है तो भाई डी बाई डी टी क्या देती है आपकी, एक्सेलरेशन देती है। तो एक्सेलरेशन भी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ये पहली बात होगी। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अगर वीटी ग्राफ की स्लोप आपकी यानी कि डीवी बाई डी टी आपको क्या दे रही है भाई, अगर डीवी बाई डी टी आपको एक्सेलरेशन दे रही है तो मुझे बताओ वीटी ग्राफ की एरिया आपको क्या देगा। दूसरी बात है, स्लोप तो मैंने बताया कि देगा एक्सेलरेशन, लेकिन एरिया ने क्या दिया। तो आप ना एक बात आपको करनी है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। अगर मैंने इंटीग्रेशन, चलो छोड़ो, आप अगर डीवी बाई डी टी की जगह अगर आप वी टी का ग्राफ था यहाँ पर, अगर आप वी टी ग्राफ की जगह एस टी का ग्राफ देते, देखो एस वी और ए में क्या फर्क है, ध्यान रखना भी। अगर आपने एस को डिफरेंशिएट किया तो आपका आ जाएगी वेलोसिटी, अगर आपने वी को डिफरेंशिएट किया तो आपकी आएगी एक्सेलरेशन। अब उल्टा जाओ, अगर आपने एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करा तो आपकी आएगी वेलोसिटी,
और जब आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो आपका आएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा सुनो। एस वी और ए में क्या फर्क है सुनो। एस क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, एफ वी वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन। एस को करोगे डिफरेंशिएट तो आएगी आपकी वेलोसिटी, वी को करोगे डिफरेंशिएट तो आएगा आपका एक्सेलरेशन। अब उल्टा हो जाओ, जब ए को करोगे इंटीग्रेट तो आएगी आपकी वेलोसिटी, जब वी को करोगे इंटीग्रेट तो आएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? जब भी बात करोगे, अब दूसरी बात, जब भी बात करोगे भाई डिफरेंशिएशन की तो बात कर रहे होगे आप कर रहे होगे भाई बात स्लोप की। जब भी बात कर रहे होगे भाई डिफरेंशिएशन की तो आप बात कर रहे होगे भाई स्लोप की। जब भी बात कर रहे होगे इंटीग्रेशन की तो बात करोगे भाई एरिया की। जब भी बात कर रहे होगे इंटीग्रेशन की तो बात कर रहे होगे आप एरिया की। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे वीटी ग्राफ के अंदर का जो एरिया है, तो अगर मैं वी को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो कहा क्या आ रही है आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है, एरिया निकाल रहा हूं मैं। तो अगर मैं वीटी ग्राफ का एरिया निकालूंगा तो क्या आ जाएगी भाई आपकी डिस्प्लेसमेंट। क्या इतनी बात क्लियर है? थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बड़ा समझ पाओगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको बता चुका हूं पहले, सॉल्व कैसे करना है एक मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया। इसके अलावा मैथ के अंदर आप डिटेल के अंदर पढ़ते हो क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है इंटीग्रेशन। यहां पर मैंने आपको बताया कि किसी भी ग्राफ की अगर आपको स्लोप दी गई है, एरिया दिया गया है, तो स्लोप का क्या मतलब है, एरिया का क्या मतलब है। स्लोप का मतलब है डिफरेंशिएशन और एरिया का मतलब है इंटीग्रेशन। स्लोप से ऊपर जा रहे हो आप, एस से ए की तरफ जा रहे हो आप, और इंटीग्रेशन से आप वापस आ रहे हो ए से एस की तरफ। तो स्लोप में आप डिफरेंशिएशन करोगे और जब उल्टे आ रहे हो तो आप इंटीग्रेशन करोगे, यानी कि उल्टे आ रहे हो मतलब एरिया का दिमाग लगाओगे। क्लियर? बढ़िया। अब एक और फॉर्मूला आप सभी के सामने है कि जब भी आपको डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड निकालना है कि भाई ये nth सेकंड है, 5th सेकंड पे स्पेसिफिकली पूछ रहे भाई 5th सेकंड पे इसने कितने डिस्टेंस कवर करी, तो उसका फॉर्मूला आपके पास होता है s ऑफ nth सेकंड इज इक्वल टू u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस a बाई 2 इनटू में 2n माइनस 1, n मतलब nth सेकंड में कितने उसने वेलोसिटी कितने उसने डिस्प्लेसमेंट कवर करी। ये आपका फॉर्मूला आप सभी के सामने है। अब भाई देखो मैंने पूरे आपके जो था ये पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन था बेसिकली चैप्टर का नाम, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट आपको जो भी पॉसिबल हो सकता है बता दिया। पता है मैं थोड़ा फंबल कहाँ हुआ था, यहाँ पर थोड़ा फंबल हुआ था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको सिर से ऊपर जा सकता है, क्या होता है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। स्टिल मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को बहुत सही हिसाब से आपको बताया। अगर आपको थोड़े बहुत डाउट है तो आप मैथ के अंदर पढ़ोगे चीज़ें, बाकी क्लियर हो जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अब बात करते हैं भाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की। अब बात कर रहे हैं फोर्स के बारे में। तो फोर्स में सबसे पहला जो आप हमेशा पढ़ते हो वो आता है आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 लॉ आप सभी के सामने होते हैं, बचपन से पढ़ रहे हो, बट हमें बचपन वाली चीज़ें नहीं पढ़नी, थोड़ी एडवांस चीज़ें पढ़नी है, और एडवांस चीज़ें पढ़ के ही हम लोग काम निकाल सकते हैं अपना। तो न्यूटन के हमारे पास 3 लॉ प्रेजेंट है। सबसे पहला है फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन का हम लोग बोलते हैं न्यूटन लॉज ऑफ इनर्शिया। यह आपका प्रॉपर्टी हो एक, देखो इनर्शिया क्या होते हैं, इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है मास की। हमारे पास मास है, हर मास की अपनी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है मास की। ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि अगर कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होता, कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होता, अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहने वाली है अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन के अंदर है तो मोशन के अंदर रहने वाला है अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। यह आपका है न्यूटन लॉज ऑफ इनर्शिया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और अगर आपको उसे रोकना है तो आपको उसे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है कि कोई भी बॉडी इनर्शिया में रहना चाहती है, अपने स्टेट में रहना चाहती है जिस स्टेट में वो है, और अगर उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो वो अपने स्टेट में बरकरार ही रहेगी। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया अपोज। जब भी आप देखो, अब बॉडी विल बी एट रेस्ट, ये बता दिया आपको, इनर्शिया इज इक्वल टू अपोज। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी रेस्ट में रहेगी, अपोज करके देखो इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया तो एक प्रॉपर्टी है मास की, लेकिन अगर आप उस इनर्शिया को अपोज कर रहे हो, अगर आप उस इनर्शिया को अपोज कर रहे हो तो वो होता है आपका, मतलब जब भी आप अपोज करोगे, अपोज करने का मतलब है कि आप उस प्रॉपर्टी में, आप उस मास में कुछ फोर्स लगा रहे हो, एंड दैट फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू डिस्टर्ब द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया, यानी अगर वो रेस्ट में है, तो अगर कोई भी बॉडी, अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करूंगा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बॉडी रेस्ट में है, लेकिन अगर आपने उसका अपोज काम किया, अगर आपने उसे मोशन में लाया, कब लाया होगा, जब आपके पास फोर्स होगा। अगर आपके पास, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, और जब उसका अपोजिट उस पर काम करेगा, दैट इज जब उस पर मोशन काम करेगा, जब उस पर फोर्स काम करेगा, तो वो मोशन में आएगी। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो बॉडी मोशन में रहने वाली है, और जैसे ही उसके अपोजिट काम, यानी कि जब उस पर रेस्ट वाला कोई फोर्स लग रहा होगा, तब वो बॉडी आपकी अपोज होकर रेस्ट पर आ जाएगी। ये और कुछ नहीं है, इसमें यही है।
इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और मोशन क्या होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कि वो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई उसका अपोजिट फोर्स काम नहीं करता। कोई बॉडी मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर उसका कोई अपोजिट फोर्स काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल बस ने ब्रेक मारा तो आप हमेशा आपकी बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगी, इसलिए आप आगे आते हो, ठीक है। जब डस्ट आप किसी कारपेट से, जब आप डस्ट झाड़ते हो ना, तो वो जब आप झाड़ते हो कारपेट से डस्ट झाड़ने की कोशिश करते हो तो डस्ट बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि वो उस कारपेट के अंदर रेस्ट में था, और जब भी आप उसे झाड़ रहे हो तो वो रेस्ट में रहना चाह रहा है, वो उसी पोजीशन को होल्ड करना चाह रहा है, इसीलिए वो वहां से निकल जाता है। वो निकलता नहीं है, वो बेसिकली अपने पोजीशन को होल्ड कर रहता है, उसी पोजीशन में वहां पर रेस्ट में रहना, वो रेस्ट में रहना चाह रहा है। जब भी आप एक जब आप पत्ते की है ना ब्रांच को हिलाओगे, तो जब भी आप उसकी ब्रांच को हिलाओगे तो वो पत्तियां उस पर टंगी हुई है, वो पत्तियां अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश कर रही होती है, इसीलिए आप ब्रांच को हिलाते हो तो पत्तियां टूटती है। क्लियर? दूसरा आपका है सेकंड लॉज ऑफ मोशन। सेकंड लॉज ऑफ मोशन हमारे पास एक इक्वेशन हमें देकर जाता है F=m में, जो अक्सर हम पढ़ते हुए आते हैं। असल में बोलता है कि आपका सेकंड लॉज ऑफ मोशन, ये आपका बोलता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन चेंज ऑफ टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन चेंज ऑफ टाइम का मतलब होता है फोर्स अप्लाई इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। खत्म। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि मोमेंटम के चेंज होने का रेट कितना है। मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है, डीपी क्या होता है भाई, डीपी बाई डी टी। ये डीपी बाई डी टी मैंने बताया था भाई, डीपी बाई डी टी बोलोगे या फिर आप बोलोगे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इसका मतलब है भाई डिफरेंस। इसका मतलब है कि भाई कितना घटा है, कितना चेंज आया है उस मोमेंटम के अंदर। पी मतलब क्या होता है, मोमेंटम होता है। पी मतलब क्या होता है भाई, मोमेंटम होता है। तो पी मोमेंटम के अंदर क्या चेंज आया है वो बोलता है डीपी बाई डी टी। अभी पहले आप सुनो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है कि भाई कितना चेंज आया, कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज है, जितना मोमेंटम में चेंज होने का रेट है उसे बोलते हैं हम लोग फोर्स अप्लाई। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम एक प्रॉपर्टी होती है मास की, एक प्रॉपर्टी होती है मास की जिसे हम लोग एम वी से डिनोट करते हैं। यानी कि उस मास के अंदर अगर उसका कोई भी मास है, उस बॉडी का कोई भी मास है और उसकी वेलोसिटी है, तो मास इंटू वेलोसिटी करके हम लोग उस बॉडी का मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं, और उस मोमेंटम के चेंज होने के रेट को हम लोग फोर्स बोलते हैं। समझ में आया बात? फोर्स क्या होता है, ये मतलब मोमेंटम क्या होता है, किसी बॉडी का मास है और वो किसी वेलोसिटी से अगर चल रही है तो उस मास को उस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा मोमेंटम। ये है उस बॉडी का मोमेंटम। अब इस मोमेंटम के चेंज होने के रेट को हम लोग फोर्स से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज डीपी बाई डी टी। खत्म। अब इसे जब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ ना, तो उसे डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर आपको आता है डिफ्रेंशिएशन तो आप इस स्टेप को समझ पाओगे, लेकिन अगर आपको नहीं आता डिफ्रेंशिएशन तो अभी आप इस बात को छोड़ दो। अब आप डायरेक्टली याद रखो कि ये है बेसिक फॉर्मूला। किसी भी फोर्स को निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आपके पास होना चाहिए, यानी कि डीपी बाई डी टी आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक बात पता है कि अगर आपका जो मास है, अगर आपका मास कांस्टेंट है, तो मास कांस्टेंट होने के बाद हम फोर्स को डायरेक्टली बोलते हैं दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको फोर्स को डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला नहीं होता डायरेक्टली। फॉर्मूला तो होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आपको होता है फोर्स। लेकिन अगर आपके पास मास कांस्टेंट है, आपके पास अगर मास कांस्टेंट है, तो मास कांस्टेंट होने के बाद क्या होता है, फोर्स का डायरेक्टली एक फॉर्मूला बनता है दैट इज एफ इज इक्वल टू एम बी। खत्म। लॉज ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ये क्या आपका, ये आपका मोमेंटम को कंजर्व करने का लॉ है। ये बोलता है किसी बॉडी का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। अगर कोई उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होता तो किसी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम यानी कि m1 u1, u इनिशियल वेलोसिटी और आपकी v फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, तो किसी बॉडी का मोमेंटम हमेशा सेम रहने वाला है अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होता। दैट इज m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1, ठीक है। तो हमेशा एक लॉज ऑफ मोमेंटम यही बोलता है कि अगर उस पर फोर्स अप्लाई जीरो है तो उस पर जो है आपका मोमेंटम इनिशियल फाइनल मोमेंटम सेम होता है। अगर मैं बात करूँ भाई इसकी यूनिट की और इसे इसके डायमेंशन फॉर्मूले की, तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्स इज इक्वल टू एम में होता है, एम की यूनिट क्या होती है केजी, एक यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी फोर्स की हो जाती है यूनिट। ऐसा यूनिट जो मैं इसकी बात करूँ भाई, तो ऐसा यूनिट आपकी फोर्स के होते हैं न्यूटन। एक न्यूटन में आपका 10 की पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। एक न्यूटन में क्या होता है आपका, एक न्यूटन के अंदर आपका 10 की पावर 5 डाइन होता है,
ठीक है भाई, क्लियर। चलो अब बात करते हैं इम्पल्स की। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, एफ इंटू टी। तो जब भी कोई फोर्स में एक फोर्स लग रहा होता है स्पेसिफिक टाइम के अंदर, तो उस फोर्स को उस स्पेसिफिक टाइम से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा इम्पल्स। तो इम्पल्स निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, आपका इम्पल्स होता है। दूसरा यूनिट, सीधी बात है, फोर्स की क्या होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी की क्या होती है सेकंड। तो काटोगे तो क्या आ जाए आपकी केजी मीटर पर सेकंड आपकी आ गई यूनिट। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप मोमेंटम की बात करते तो मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी। अगर आप मोमेंटम की अपनी यूनिट निकालोगे तो आपकी मोमेंटम की यूनिट भी एम से बना केजी, वेलोसिटी बना मीटर पर सेकंड। तो क्या केजी मीटर पर सेकंड भी आपकी मोमेंटम की यूनिट नहीं आ गई? तो मोमेंटम की यूनिट और इम्पल्स की यूनिट आपकी बराबर होती है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। दूसरी बात, आपका इम्पल्स जो होता है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसकी आपकी मैग्नीट्यूड भी होता है और आपकी डायरेक्शन भी होती है। और उसका आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस वन। आराम से निकाल पाओगे अगर आपके पास ये यूनिट प्रेजेंट आपके लिए। कोई भी इम्पल्स जो होता है ना, इम्पल्स हमेशा, अगर इम्पल्स कांस्टेंट है तो फोर्स हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। बड़ी सिंपल सी बात है। इम्पल्स क्या होता है भाई, इम्पल्स होता है एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। अगर मैंने बोला भाई, अगर मैंने बोल दिया कि भाई इम्पल्स जो है ना आपका कांस्टेंट है, इम्पल्स कांस्टेंट होने का मतलब जैसे ही आपका इम्पल्स कांस्टेंट हो गया, अगर ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी एफ इंटू टी, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स जो है टाइम इधर आ जाएगा ना इन्वर्सली में, तो फोर्स जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आप यहाँ से याद कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इम्पल्स कांस्टेंट है, अगर टाइम कम है, तो अगर कम फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो कम टाइम के लिए लगेगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, और यूनिट क्या होती है केजी मीटर पर सेकंड, सेम एज मोमेंटम डैट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायमेंशन फॉर्मूला हमने इसका देख लिया है, खत्म। फोर्स क्या होता है, फोर्स भाई कुछ नहीं होता, ये होता है पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू एम में, हमने देख लिया। इसकी आपकी सीजीएस यूनिट होती है डाइन, और एसआई यूनिट और टीएस की आपकी न्यूटन, ठीक है। एसआई यूनिट आपकी इसकी होती है न्यूटन, सीजीएस यूनिट आपकी होती है डाइन। एक न्यूटन कहते हैं, जिसके बाद 5 डाइन आपके होते हैं। और आपकी फोर्स जो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट इज इसमें डायरेक्शन में मैटर करती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो बेसिकली फोर्स में आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन में मैटर करती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है एक न्यूटन कहते हैं, जिसके बाद 5 डाइन होता है। सीजीएस यूनिट आपकी होती है डाइन, और एसआई यूनिट आपकी होती है न्यूटन। एक इलस्ट्रेशन एक बार देख लो भाई। अगर एक बॉडी है, एक बॉडी के ऊपर जो है 10 किलो की बॉडी है, F1 लगा हुआ है 50 न्यूटन का, F2 लगा हुआ है 100 न्यूटन का। डायरेक्शन मैटर करते हैं, यहाँ पर बताया था मैंने आपको। डायरेक्शन मैटर करती है, तो मतलब 50 न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन में, 100 न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा पहले बताओ कि नेट फोर्स तो जो भी होगा ये बॉडी जाएगी कहाँ वो। अगर ये बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है तो मतलब पहले आप F2 लोगे, उसके बाद आप F1 लोगे। दोनों फोर्स को घटाओगे, F2 माइनस F1 करोगे, तो आपका आया 50 न्यूटन। दैट इज ये बॉडी मूव तो करेगी, और मूव करेगी लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में मूव करेगी 50 न्यूटन के फोर्स से। तो अगर 50 न्यूटन का फोर्स आपको मिल गया, तो क्या यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू एम में लगाकर? हाँ कर सकते हो। तो भाई यहाँ से आप ये पता चलता है कि भाई 5 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन आपकी होगी अगर आप इसे ये फोर्स इस पर लगा रहे होगे, खत्म। उसके बाद एक इसमें आता है भाई, पानी पी लूं, एक इसमें आता है भाई इक्विलिब्रियम। क्या होता है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम में कैसी कंडीशन होती है जब आपका नेट फोर्स जीरो होता है। एक्चुअली यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होता ही होता है, यहाँ पर आपका नेट टॉर्क भी जीरो होता है। अब टॉर्क क्या होता है अभी छोड़ दो, लेकिन फिलहाल आप मान के चलो कि आपका जहाँ पर नेट फोर्स जीरो होता है उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर मानने की बात है आपका डब्बा, इस डब्बे में 50 न्यूटन इधर लग रहा है और 50 न्यूटन ही इधर लग रहा है, क्या मतलब रहा? मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया। तो अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो कंडीशन इज इन, तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, खत्म। अगला मोमेंटम। मोमेंटम आपको बताया था, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम आपका ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायमेंशन फॉर्मूला आप सभी के सामने है, आप आराम से निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे? आप निकालोगे केजी मीटर पर सेकंड से निकालोगे ना, केजी मीटर पर सेकंड से। तो डायमेंशन फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, MLT माइनस वन, डायरेक्टली याद कर लो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई भी अगर आपका मोमेंटम है, एक क्या बोलता है भाई, ये बोलता है कोई भी अगर आपका मोमेंटम है तो कंजर्व रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। मतलब ये छोटी सी बात है,
कि अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो उसका मोमेंटम जो है, यानी कि जो उसका इनिशियल मोमेंटम है किसी बॉडी का और उसका फाइनल मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये मैं आपको कैसे बोल पा रहा हूँ, अगर आपका मानने की बात है दो बॉडी आपके पास M1 M2, M1 है M2 है, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी U1 U2, ठीक है। उसके बाद उसमें जो कुछ भी हुआ, कोलिजन हुआ, ये आपस में भिड़ गए, जो भी कुछ उसमें हुआ, होने के बाद M1 की फाइनल वेलोसिटी बन गई V1 और M2 की फाइनल वेलोसिटी बन गई V2। अब मुझे बताओ M1 V1, तो आपके जो मोमेंटम होता है दैट इज इनिशियल मोमेंटम आपका M1 U1 प्लस M2 U2, या आपका होगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू होता है फाइनल मोमेंटम दैट इज M1 V1 प्लस M2 U2। खत्म। ये आपका होता है लॉस ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। खत्म। नेक्स्ट आपका है भाई एक छोटी सी इलिस्ट्रेशन, दैट इज अगर आपके पास एक व्यक्ति है डब्बे पे चढ़ा हुआ, ये चढ़ा हुआ डब्बे पे, उसके बाद अगर ये दोनों रेस्ट पे इनिशियली ठीक है, अगर ये सेम टाइम पे आफ्टर सम टाइम बॉय 10 मीटर पर सेकेंड फ्रंट में चलना शुरू होता है, और जो मतलब जब ये कूदता है ना आफ्टर कुछ टाइम के बाद, तो ये कूदता है 10 मीटर पर सेकेंड से, और जब ये इससे बग्गी से कूदेगा तो भाई बग्गी भी तो चलेगी पीछे को। आदमी जब बग्गी से कूद रहा है तो वो तो आगे जा रहा है, लेकिन बग्गी पीछे भी तो जा रही है। तो बग्गी पीछे जा रही होगी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। तो अगर बग्गी पीछे जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, तो भाई इस पे आता है सवाल, दैट इज मुझे बताओ भाई इन दोनों के बीच की, है भाई इन दोनों के बीच की जो जो है इसका मास कितना है। तो मास के बारे में पूछेगा, तो मास के बारे में जब पूछ रहा होगा तो भाई इसमें आप लगाओगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। इसमें आप लगाओगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। इसमें क्या आएगी M1 U1 प्लस M2 U2, यानी कि इनिशियल मोमेंटम आपका क्या है इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम M1 V1 प्लस M2 V2। अब मुझे बात बताओ, इनिशियली तो भाई U1 भी रेस्ट पर है और V1 U2 भी जीरो है, मतलब इनिशियली आपकी ये बग्गी भी रेस्ट पे है और ये बंदा भी रेस्ट पे है। तो ये तो अगर U1 भी जीरो U2 भी जीरो तो भाई पूरा जीरो हो जाएगा। प्लस अगर मैं M1 V1 की बात करूँ तो भाई M1 तो मुझे पता नहीं है, ठीक है M1 तो पता नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे को बात पता है कि भाई M1 जो भी होगा V1 दैट इज इस बग्गी की बात कर रहा हूँ मैं। अब इस बग्गी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, बट अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो भाई बग्गी वाली डायरेक्शन आपकी नेगेटिव हो जाएगी, और अगर बग्गी वाली डायरेक्शन आपकी नेगेटिव हो गई तो ये 5 की जगह -5 आएगा, नहीं आएगा। तो भाई ये -A × 5 दैट इज -5 × A क्या बोला मैंने, मास बोला बग्गी A का। अब प्लस M2 V2, M2 कितना है आपका, M2 मैंने माना B है भाई, इसका बॉय का मास है B। खत्म। और इसमें डायरेक्ट इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो अगर स्पीड आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो 10 भी आप पॉजिटिव ही लोगे। तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 M1 U1 M2 U2 प्लस M1 V1 अपॉन प्लस M2 V2। तो आप A और B दैट इज आपकी बग्गी की और बंदे की आपका मास आ गया 2:1। इस रेशियो को आपको निकालोगे तो इस रेशियो से आप बहुत सारी बातें फाइंड कर लोगे। हमारा मेन कंसर्न था कि कैसे आप कंजर्वेशन मोमेंटम लगा सकते हो। आपको ये बात का हमेशा याद रखना है, लॉज ऑफ मोशन के अंदर भी या फिर किसी भी चीज़ में आपको डायरेक्शन, एक डायरेक्शन अगर आपने पॉजिटिव मानी है तो दूसरी डायरेक्शन अपने आप में ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगी। तो उसके हिसाब से आपको सवाल को सॉल्व करना है। अगला आपका ना लास्ट कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको एक बात देखनी है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहले आपका मोशन होता है जब एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अंदर आपका मोशन होता है, उसे बोलते हैं आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि वो ना तो सीधे जा रही है ना वो मतलब एक डायरेक्शन, वो बेसिकली दो डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रही है। तो जब भी एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लो करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। इसका एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा, जब आप गेंद फेंकते हो या फिर आपका रॉकेट लॉन्च होता है, मिसाइल लॉन्च होती है, तो जब भी मिसाइल लॉन्च इस डायरेक्शन में आपकी जा रही होती है ना, उसे बोलते हैं आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। उसने आपका ये जो एक्स एक्सिस में, ये जो एक्स एक्सिस के अंदर उसने ट्रैवल किया, या आपका वाई एक्सिस के अंदर उसने ट्रैवल किया, तो ये है इसमें चीज़ें। अब जब भी आप कोई चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने एक गेंद फेंकी, जब भी मैंने बॉल फेंकी, तो बॉल फेंकने के बाद मैं बॉल फेंकी यू स्पीड से, हमारे पास यू स्पीड से मैंने बॉल फेंकी, यू स्पीड से बॉल फेंकी, एंड वो ग्राउंड से थीटा एंगल बना रही है। ठीक है। तो उसमें कुछ बातें आती है। नंबर वन बात, उसने टाइम कितना लिया, उसने टाइम कितना लिया उस पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन को होने में। यहाँ पर दूसरी बात आती है कि भाई उसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी उसने अचीव करी, ये है इसकी मैक्सिमम हाइट। तीसरी उसमें आते हैं उसका रेंज कितनी है, उसकी रेंज कितनी, मतलब उसकी रेंज होती है कितनी, एक्स डायरेक्शन में वो कितना चला गया। ठीक है। तो टाइम कितना हुआ, टाइम हुआ कि भाई इसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि उसने पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन को करने में कितना टाइम लिया, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। हाइट क्या होती है, उसने पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करी, दैट इज हाइट। रेंज क्या होती है, उसने पूरे मोशन के अंदर कितनी एक्स एक्सिस के अंदर उसने आपकी डिस्टेंस ट्रेवल करी, वो होती है आपकी रेंज।
तो रेंज क्या होती है, एक्स एक्सिस के अंदर ट्रैवल करी हुई डिस्टेंस रेंज होती है। हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट इज टू बी अटेन एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और टी क्या होता है, पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरी यहाँ तक, पूरे यहाँ से यहाँ आने में आपकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसे बोलते हैं टी। खत्म। इसमें छोटी सी बात है कि भाई जब भी कोई गेंद आप थीटा एंगल से फेंकोगे तो भाई उसे आप फेंकोगे थीटा एंगल से, और थीटा एंगल आप लोग एक्स एक्सिस से ही मेजर कर रहे होंगे। अब बात शुरू करते हैं भाई टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट में आपका पूरा टाइम कितना लेती है, इसका फॉर्मूला है 2u/g sin थीटा। यू यहाँ पर कितना, इनिशियल वेलोसिटी तो जितनी फेंक रहे दैट इज यू, ठीक है। तो 2u/g अपॉन 2u/g इंटू साइन थीटा आपके टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। अगर मैं हाइट निकालूंगा, मैक्सिमम हाइट टू बी अटेन दैट इज u²/2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा आपकी मैक्सिमम हाइट है जो कि वो अटेन कर सकती है इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। आर कितने, रेंज कितनी होती है आपकी, u² sin थीटा अपॉन g, ये आपकी रेंज होती है जो वो अटेन करती है। अब एक बात मेरी याद रखना भाई, वो ये है कि जब भी आपका थीटा 45 डिग्री हो गया, जब भी आपका थीटा 45 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये है कि 45 डिग्री पे आपकी रेंज मैक्सिमम होती है। मतलब 45 डिग्री पे वो एक्स एक्सिस से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी। मतलब एक्स एक्सिस पे उसकी रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब उसका जो एंगल है आपका थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, अगर छोटी सी बात है भाई, अगर आपको निकालना है कि किसी की मैक्सिमम हाइट और उसकी रेंज, अगर उसकी मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच अगर आपको उसका रेशियो निकालना है तो आप h/r इज इक्वल टू 4/tan थीटा करके आप निकाल सकते हो उसकी हाइट का और उसकी रेंज का रेशियो। एक क्या होती है इसमें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी क्या होती है, पाथ होता है। तो किसी भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी दैट इज उसका पाथ को काउंटर करने, उसके पाथ को मॉनिटर करने के लिए बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन हम उसके पाथ को मॉनिटर कर सकते हैं। एक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी कि ये इक्वेशन है, इससे यही इक्वेशन है इस प्रोजेक्टाइल मोशन की। उसे आप कैसे निकालते हो, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। ये आपकी इसकी इक्वेशन है। आई होप द थिंग इज क्लियर एंड खत्म हो चुका हमारा चैप्टर जितना हमने पढ़ा। और भाई चैप्टर कुछ नहीं था, बेसिकली पूरा फॉर्मूला है, पूरा चीज़ें हैं, आपने बता दिया आपको। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। अगली बार मिलते हैं भाई अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू एवरीबॉडी, जय हिंद।